नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग पोएम्स में से एक को डिस्कस करने जा रहे हैं। द पोएम इज लेडी लिजारस बाय सिल्विया प्लाथ। अगर आपने इस पोएम को पहले कभी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये कोई ऑर्डिनरी पोएट्री नहीं है। ये एक सुसाइड नोट भी लगती है, एक रिवेंज ट्रेजेडी भी लगती है और एक परफॉर्मेंस आर्ट भी लगती है। लेकिन बिफोर वी जंप इनटू द लाइंस जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिल्विया प्लाथ के दिमाग में क्या चल रहा था। वो कौन-सी एगनी थी जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो खुद को एक वॉकिंग मिरेकल कहें। आज के इस वीडियो के पहले हिस्से में हम कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। सबसे पहले लेट्स ट्रैवल बैक इन टाइम। द ईयर इज़ 1962 और महीना है अक्टूबर का। लिटरेचर की दुनिया में इस मंथ को द अक्टूबर फ्यूरी कहा गया है। इमेजिन कीजिए सिल्विया प्लाथ जो उस वक्त इंग्लैंड के डेवॉन कंट्री साइड में रह रही थी। वो सुबह के 4 बजे उठती थी जब उनके बच्चे सो रहे होते थे और वो पागलों की तरह लिखती थी। शी वॉज राइटिंग नियरली अ पोयम अ डे। ये वही वक्त था जब उन्होंने अपनी सबसे फेमस पोएम्स लिखी, जैसे डैडी और लेडी लिजारस। लेकिन इस क्रिएटिव एक्सप्लोजन का रीजन क्या था? रीजन था उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा। उनकी शादी जो फेमस ब्रिटिश पोएट टेड ह्यूग्स के साथ हुई थी, वो टूट चुकी थी। टेड ह्यूग्स का अफेयर चल रहा था एशिया विवेल के साथ और वो प्लाथ को छोड़कर जा चुके थे। प्लाथ अकेली थी, डिप्रेस थी और गुस्से में थी। लेडी लिजारस बस सैडनेस के बारे में नहीं है दोस्तों, ये एक रेज यानी गुस्से के बारे में पोयम है। शी वॉजेंट जस्ट अ विक्टिम, शी वॉज फाइटिंग बैक थ्रू हर वर्ड्स। अब बात करते हैं पोयम के टाइटल की, लिजारस। बाइबल में लिजारस वो इंसान थे जिसे जीसस क्राइस्ट ने मारने के बाद 4 दिन बाद जिंदा कर दिया था। इट वॉज अ मिराकल। लेकिन सिल्विया प्लाथ ने इस टाइटल को ट्विस्ट कर दिया है। उन्होंने टाइटल दिया है लेडी लिजारस। यहाँ प्लाथ कहना चाहती है कि मरना और फिर जिंदा होना, डेथ और पुनर्जन्म उनकी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है। शी फील्स लाइक अ फीमेल वर्जन ऑफ लिजारस। लेकिन वो जीसस की शुक्रगुजार, ग्रेटफुल नहीं है उनके लिए। उन्हें लगता है कि उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह से वापस खींच कर लाया जाता है ताकि लोग उन्हें तमाशे की तरह देख सकें। इस पोयम को समझने के लिए आपको सिल्विया प्लाथ की लाइफ के 3 डेथ्स को समझना होगा। पोयम में वो कहती हैं, आई हैव डन इट अगेन, 1 ईयर इन एवरी 10। इसका क्या मतलब है? प्लाथ अपनी लाइफ को डिकेड्स में देखती हैं और हर 10 साल में उनका मौत से सामना होता है। लेट मी एक्सप्लेन दीज 3 इवेंट्स वेरी क्लियरली। सबसे पहली डेथ होती है 1940 में, जब सिल्विया सिर्फ 8 साल की थी। पोयम में वो इसे 10 कहती हैं टू राउंड इट ऑफ। उनके फादर ऑटो प्लाथ की डेथ हो गई थी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम डायबिटीज। उनके फादर का मरना उनके लिए एक इमोशनल सुसाइड जैसा था। शी फेल्ट अबंडेंट। पोयम में वो इसे एन एक्सीडेंट कहती हैं। द सेकेंड डेथ 1953, जब वो 20 साल की थी और कॉलेज में थी। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था स्लीपिंग पिल्स खाकर। वो अपने घर के क्रॉल स्पेस बेसमेंट में छुप गई थी और 3 दिन तक वहीं पड़ी रहीं जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लिया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचा लिया, यानी कि उनका पुनर्जन्म हो गया। द थर्ड डेथ 1962, और अब पोयम लिखते वक्त वो 30 साल की हैं। वो इसे नंबर 3 कहती हैं। हालांकि ये पोयम उन्होंने अपनी एक्चुअल डेथ जो कि फरवरी 1963 में हुई थी उससे कुछ महीने पहले लिखी थी। बट इसमें वो प्रिडिक्ट कर रही हैं कि वो फिर से मौत के काफी करीब है। एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल इमेजरी का। सिल्विया प्लाथ ज्यूइश नहीं थी, वो जर्मन डिसेंट की थी। लेकिन इस पोयम में वो अपने दर्द को दिखाने के लिए हॉलोकॉस्ट इमेजरी का यूज करती हैं। वो खुद को एक ज्यूइश विक्टिम की तरह देखती हैं और अपने डॉक्टर्स और फादर फिगर को नाजी की तरह। वो बात करती हैं नाजी लैम्पशेड्स की, जियो लेनिन की। ये सुनने में बहुत शॉकिंग लगता है और उस वक्त क्रिटिक्स ने इस पर बहुत सवाल भी उठाए थे। लेकिन प्लाथ का मानना था कि उनका पर्सनल पेन उतना ही इंटेंस है जितना कि हिस्टोरिकल ट्रेजेडी का। शी टर्न्स हर प्राइवेट टॉर्चर इनटू अ पब्लिक हिस्ट्री। तो दोस्तों, कंटेक्स्ट ये है, एक औरत जो अकेली है, बिट्रेड है और जिसे लगता है कि दुनिया उसके दर्द का तमाशा देख रही है। वो डिसाइड करती है कि अगर लोग तमाशा देखना ही चाहते हैं तो वो उन्हें ऐसा तमाशा दिखाएगी जो वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। शी डिसाइड टू टर्न डाइंग इनटू एन आर्ट। अब जब हम कंटेक्स्ट समझ चुके हैं तो आते हैं इसकी पोयम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। ये पोयम कई सारे ट्रिसेट्स यानी 3 लाइन स्टेंजाज में बटी हुई है। हम एक एक करके हर एक 3 लाइन स्टेंजा को देखते हैं। आई हैव डन इट अगेन, 1 in every 10 I manage it,
पोयम की शुरुआत देखिए, आई हैव डन इट अगेन। यहाँ कोई सैडनेस नहीं है, कोई रोना-धोना नहीं है, एक प्राइड है, एक अचीवमेंट है। वो कहती हैं मैंने ये फिर से कर दिखाया। क्या कर दिखाया? सुसाइड अटेम्प्ट। वो कहती हैं 1 ईयर इन एवरी 10। जैसा हमने कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, प्लाथ अपनी लाइफ को 10-10 साल के साइकिल्स में देखती हैं। हर 10 साल में एक डेथ होना ज़रूरी है। और नोटिस कीजिए वर्ड मैनेज को। वो ये नहीं कह रही कि आई सर्वाइव इट यानी कि मैं बच गई। वो कह रही हैं आई मैनेज इट, मैंने इसे अंजाम दिया। जैसे कि कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या फिर आपके कॉलेज का जैसे कोई प्रोजेक्ट मिलता है और उन्होंने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया हो। अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिराकल, माय स्किन ब्राइट एज नाजी लैम्प शेड, माय राइट फुट अ पेपर वेट, माय फेस अ फीचरलेस फाइन ज्यू लिनन। यहाँ प्लाथ हमें पहला बड़ा शॉक देती है। वो खुद को सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिराकल कहती हैं, क्योंकि टेक्निकली उन्हें मर जाना चाहिए था, पर वो जिंदा है। लेकिन फिर वो इमीडिएटली हॉलोकॉस्ट इमेजरी यूज करती है, ब्राइट एज नाजी लैम्प शेड। दोस्तों ये एक बहुत ही ग्रूसम हिस्टोरिकल रेफरेंस है। वर्ल्ड वॉर टू में ये रूमर्स थे कि नाजीज कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूइश विक्टिम की स्किन से लैम्प शेड्स बनाते थे। प्लाथ यहाँ कह रही हैं कि उनकी स्किन भी वैसी ही है, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज जो दूसरों के लिए यूज करने के लिए बनी है। वो अपने राइट फुट को पेपर वेट कहती हैं और अपने चेहरे को जियो लिनन। लिनन वो कपड़ा होता है जिसमें डेड बॉडीज को रैप किया जाता है। वो कह रही हैं कि उनका चेहरा इतना पेल और फीचरलेस है जैसे कि वो कपड़ा हो। शी इज टेलिंग अस मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं टुकड़ों में बटी हुई चीजें हूँ। अ लैम्पशेड, अ पेपर वेट, अ लिनन। पील ऑफ द नैपकिन, ओ माई एनिमी, डू आई टेरिफाई? The nose, the eye pits, the full set of teeth, the sore breath will vanish in a day. अब सीन चेंज होता है। इमेजिन कीजिए वो हॉस्पिटल के बेड पर है या ग्रेव में है। वो कहती हैं पील ऑफ द नैपकिन। नैपकिन यहाँ वो कपड़ा है जो लजारस के चेहरे पर था जब जीसस ने उसे जिंदा किया था। वो किसी को एड्रेस कर रही है, ओ माय एनिमी। ये एनिमी कौन हो सकता है? ये डॉक्टर हो सकता है जो उन्हें बचा रहा है, या उनके हस्बैंड टेड ह्यूग्स हो सकते हैं, या शायद हम द रीडर्स भी हो सकते हैं जो उनको घूर कर देख रहे हैं उनकी पोएट्री के थ्रू। वो पूछती हैं डू आई टेरिफाई? क्या मैं तुम्हें डराती हूँ? क्योंकि अभी वो फ्रेश मौत से वापस आई हैं। उनके आई पिट्स यानी आंखों के गड्ढे दिख रहे हैं। उनकी सांस में मौत की बदबू है, सोर ब्रेथ। लेकिन वो कॉन्फिडेंट है। वो कहती हैं चिंता मत करो, ये ब्रेथ एक दिन में चली जाएगी। आई विल लुक नॉर्मल अगेन। Soon, soon the flesh, the grave cave, it will be at home on me, and I, a smiling woman, I am only 30, and like the cat, I have 9 times to die. यहाँ वो पुनर्जन्म को डिस्क्राइब करती हैं। वो कहती हैं ग्रेव केव यानी कब्र की गुफा ने उनका जो फ्लैश खा लिया है, वो वापस उनकी बॉडी पर लग जाएगा और फिर वो वापस वही बन जाएंगी जो सोसाइटी चाहती है। अ स्माइलिंग वुमन, एक हंसती हुई औरत। ये फ्रेज बहुत ही पेनफुल है क्योंकि ये दिखाता है कि उनका स्माइल बस एक मास्क है। वो अपनी एज बताती हैं, आई एम ओनली 30। और यहाँ वो कैट मेटाफर यूज करती हैं। जैसे बिल्ली की 9 लाइव्स होती हैं, वैसे ही प्लाथ कहती हैं आई हैव 9 टाइम्स टू डाई। नोटिस कीजिए वो ये नहीं कहती 9 टाइम्स टू लिव, वो कहती हैं 9 टाइम्स टू डाई। उनका गोल लाइफ नहीं, डेथ है। दिस इज नंबर 3। What a trash to annihilate each decade. What a million filaments the peanut crunching crowd shove into sea. वो कंफर्म करती हैं दिस इज नंबर 3। ये तीसरा अटेम्प्ट है। वो इसे ट्रैश कहती हैं। वो अपने हर 10 साल के साइकिल को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं, एनिलेट करना चाहती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही फेमस फ्रेज भी आता है, द पीनट क्रंचिंग क्राउड। इमेजिन कीजिए एक सर्कस या मेले को। लोग मूंगफली यानी पीनट्स खा रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं, शोव इन टू सी। ये क्राउड कौन है? ये हम लोग हैं, सोसाइटी है, क्रिटिक्स है। प्लाथ कहना चाहती है कि उनका दर्द, उनके सुसाइड अटेम्प्ट्स लोगों के लिए बस एक तमाशा है। लोग एम्पैथी नहीं दिखाते, वो बस एंटरटेनमेंट के लिए देखने आते हैं कि अरे देखो इस पागल औरत ने फिर से क्या कर लिया। Them unwrap me hand and foot, the big strip tease, gentlemen, ladies. These are my hands, my knees, I may be skin and bone. इस तमाशे को वो द बिग स्ट्रिप टीज कहती हैं। जब डॉक्टर्स उनकी बॉडी से पट्टियां हटा रहे हैं तो उन्हें लगता है जैसे कोई कैबरेट डांसर अपने कपड़े उतार रही हो। कि सेक्सुअलाइजेशन ऑफ पेन है। वो ऑडियंस को एड्रेस करती हैं जैसे कोई रिंग मास्टर हो, जेंटलमैन एंड लेडीज। वो अपने हाथ और घुटने दिखाती हैं,
दीज आर माई हैंड्स, माई नीज। जैसे वो प्रूव कर रही हूँ कि देखो मैं रियल हूँ, मैं सिर्फ स्किन एंड बोन हूँ, पर मैं रियल हूँ। Nevertheless, I am the same identical woman. The first time it happened, I was 10. It was an accident. The second time, I meant to last it out and not come back at all. I rocked shut. As a seashell, they had to call and pick the worms off me like sticky pearls. यहाँ वो फ्लैशबैक में जाती है। द फर्स्ट टाइम आई वॉज 10, ये उनके फादर की डेथ का रेफरेंस है। वो कहती हैं ये एक एक्सीडेंट था। द सेकेंड टाइम, जब वो 20 साल की थी, यहाँ इंटेंट क्लियर था। आई मेंट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल। वो वापस नहीं आना चाहती थी। वो कहती है आई रॉक्ड शट एज अ सी शेल। मैं एक सीप यानी शेल की तरह बंद हो गई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया। और ये लाइन ध्यान से सुनिए, एंड पिक द वॉर्म ऑफ मी लाइक स्टिकी पर्ल्स। जब उन्हें ढूंढा गया, वो ऑलमोस्ट मर चुकी थी। ऊपर कीड़े उनके लग गए थे, लेकिन वो उन कीड़ों को स्टिकी पर्ल्स यानी चिपचिपे मोती कहती हैं। मतलब लोग उनके दर्द को कीमती यानी प्रीशियस मानते हैं। उनकी सफरिंग लोगों के लिए पर्ल्स जैसी वैल्यूएबल है। डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल। आई डू इट सो इट फील्स रियल। आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल। दोस्तों, ये इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ मोस्ट फेमस लाइंस है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। प्लाथ कहती है कि मरना कोई फेलियर नहीं है, ये एक कला है, एक आर्ट है। वो इस कला में एक्सपर्ट है। आई डू इट एक्सेप्शनली वेल। वो इसे क्यों करती है? आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल। आई डू इट सो इट फील्स रियल। शायद लाइफ उन्हें फेक लगती है और सिर्फ डेथ के करीब जाकर उन्हें रियल फील होता है। वो कहती हैं आई हैव अ कॉल। कॉल का डबल मीनिंग है, वोकेशन या फिर जॉब, ये उनका काम है। और कर्टेन कॉल, जैसे थिएटर में परफॉर्मेंस के बाद एक्टर वापस आता है, वैसे वाली कॉल। इट्स easy enough to do it in a cell. It's easy enough to do it and stay put. It's the theoretical comeback in bored day to the same place, the same face, the same brute, amused shout, a miracle that's knocked me out. वो कहती हैं मरना आसान है, easy enough है, वहां रहना आसान है। मुश्किल क्या है? मुश्किल है थ्योरेटिकल कमबैक यानी कि वापस आना। कहाँ वापस आना? टू द सेम प्लेस, द सेम फेस, द सेम ब्रूट। ये ब्रूट यानी कि जानवर, एक क्रूअल पर्सन, उनके हस्बैंड या डॉक्टर हो सकते हैं। लाइफ चेंज नहीं होती, वो वापस वहीं आ जाती है जहां से वो भागी थी। लोग चिल्लाते हैं अ मिरेकल यानी कि चमत्कार। प्लाथ कहती हैं दैट नॉक्स मी आउट। उन्हें इस बात से नफरत है। उनका बच जाना कोई मिरेकल नहीं है, ये उनके लिए एक ट्रेजेडी है। देयर इज अ चार्ज फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार्स, देयर इज अ चार्ज फॉर द हियरिंग ऑफ माई हार्ट, इट रियली गोज। And there is a charge, a very large charge, for a word or a touch, or a bit of blood, or a piece of my hair, or my clothes. अब प्लाट बिजनेसमैन बन जाती है। वो कहती है देयर इज अ चार्ज, इसके पैसे लगेंगे। अगर तुम्हें मेरे स्कार्स देखने हैं तो चार्ज लगेगा। अगर तुम्हें मेरी हार्ट बीट सुननी है तो उसका अलग चार्ज लगेगा। लोग उनके खून, उनके बाल, उनके कपड़े के टुकड़े मांगते हैं, जैसे किसी सेंट के रिलिक्स हो। वो सोसाइटी को ताना मार रही हैं, तुम्हें मेरा दर्द देखना पसंद है ना, तो अब मैं इस दर्द की कीमत वसूल लूंगी। सो है डॉक्टर, सो है एनिमी। आई एम योर ओपस, आई एम योर वैल्यूएबल, द प्योर गोल्ड बेबी दैट मेल्ट्स टू अ शेरिक। आई टर्न एंड बर्न, डू नॉट थिंक आई अंडर एस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न। अब वो अपने एनिमी से बात कर रही हैं। वो उन्हें हेर डॉक्टर, जर्मन फॉर मिस्टर डॉक्टर, बोलती हैं। ये वापस नाजी इमेजरी है। डॉक्टर उन्हें ठीक कर रहा है, पर प्लाथ उसे एक नाजी साइंटिस्ट की तरह देखती है जो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो कहती है आई एम योर ओपस। ओपस एक मास्टरपीस है। डॉक्टर को लगता है कि प्लाथ को बचाना उनके लिए एक मास्टरपीस क्रिएट करने जैसा है। वो डॉक्टर के लिए प्योर गोल्ड बेबी हैं, लेकिन प्लाथ खुद को पिघलता हुआ महसूस करती है। मेल्ट्स टू अ श्रिक। वो कहती हैं मैं जानती हूँ तुम्हारे कंसर्न असली नहीं है, तुम बस अपनी सक्सेस देख रहे हो। Ash, you poke and stare, flesh bone, there is nothing there. A cake of soap, a wedding ring, a gold filling. फिर से हॉलोकॉस्ट इमेजरी। प्लाथ अब जल चुकी हैं, वो बस ऐश हैं। वो डॉक्टर से कहती है तुम राख में क्या ढूंढ रहे हो? फ्लैश बोन, देयर इज नथिंग देयर। राख में क्या बचता है? अ केक ऑफ सोप, अ वेडिंग रिंग, अ गोल्ड फिलिंग। ये चीजें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में विक्टिम्स की बॉडी से निकाल लेते थे। सोप मेड फ्रॉम फैट,
गोल्ड टीथ और रिंग्स। प्लाथ अपनी वेडिंग रिंग को इन चीजों के साथ रखती हैं। मतलब उनकी शादी भी उन्हें वैसे ही एक्सप्लॉइट करती है जैसे कैंप्स में लोगों को किया गया था। हेर गॉड, हेर लूसीफर, बी अवेयर, बी अवेयर। आउट ऑफ द एश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मेन लाइक एयर। पोयम का ग्रैंड फिनाले प्लाथ अब गॉड और लूसीफर यानी कि डेविल दोनों को चैलेंज कर रही है। वो दोनों को हेर यानी कि मिस्टर बोलती हैं। उनके लिए गॉड और डेविल दोनों मैन हैं, दोनों ऑपरेसर हैं। वो कहती हैं बी अवेयर, बच के रहना मुझसे। वो राख से वापस आती हैं। आउट ऑफ द ऐश आई राइज। लेकिन अब वो लिजारस नहीं है, अब वो फोनिक्स है, वो मिथिकल बर्ड जो आग से पैदा होता है। विद माई रेड एयर, ये उनका गुस्सा है, उनकी पावर है। और लास्ट लाइन सबसे खतरनाक है, एंड आई ईट मेन लाइक एयर। अब वो विक्टिम नहीं है, अब वो हंटर है। वो मेन को ऐसे खाती हैं जैसे हवा, effortlessly. She has transformed from a suffering woman into a destroying goddess. That's my friend is Lady Lazarus. एक ऐसी पोयम जो विक्टिमहुड से शुरू होती है और रिवेंज पर खत्म होती है। लेकिन सवाल अब ये बचता है कि वाई प्लाथ ये सब क्यों लिख रही हैं? इस पोयम का असली मतलब क्या है? इस सेक्शन में अब हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। ये वो आइडियाज हैं जो इस पोयम को एक सिंपल सैड पोयम से उठाकर एक मास्टरपीस बनाते हैं। सबसे पहला और सबसे कंट्रोवर्शियल थीम है हॉलोकॉस्ट इमेजरी का। आपने नोटिस किया होगा कि प्लाथ बार-बार नाज़ी, ज्यू, कंसंट्रेशन कैंप्स के रेफरेंस देती है। क्रिटिक्स ने इस पर बहुत सवाल उठाए। उन्होंने कहा सिल्विया प्लाथ ज्यूइश नहीं थी, उन्होंने हॉलोकॉस्ट फेस नहीं किया, तो वो अपनी पर्सनल डिप्रेशन को इतनी बड़ी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी से कैसे कंपेयर कर सकती हैं? लेकिन दोस्तों प्लाथ यहाँ एक कलेक्टिव मेटाफर क्रिएट कर रही हैं। वो कहना चाहती हैं कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ मेन औरतों को कंट्रोल करते हैं, एक औरत की हालत वैसी ही होती है जैसे फैसिज्म में एक विक्टिम की होती है। जब वो अपने फादर या डॉक्टर को नाजी बोलती हैं, तो वो उन्हें अथॉरिटी फिगर्स के रूप में दिखा रही हैं, जो उनकी बॉडी और सोल को कंट्रोल करना चाहते हैं। शी रिप्रेजेंट्स द सोल अंडर टोटलिटेरियन रूल। उनके लिए उनका डिप्रेशन उनका अपना प्राइवेट कंसंट्रेशन कैंप है। दूसरा थीम है वोयरिज्म और परफॉर्मेंस का। प्लाथ ने सुसाइड को एक आर्ट का है, डाइंग इज एन आर्ट। लेकिन ये आर्ट किसके लिए है? ये उस पीनट क्रंचिंग क्राउड के लिए। प्लाथ जानती थी कि लोग उनकी सफरिंग में इंटरेस्टेड हैं। लोग उनकी पोएट्री इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो अच्छी है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं ताकि वो उनके मेंटल ब्रेकडाउन का तमाशा देख सकें। जब वो कहती हैं द बिग स्ट्रिप टीज, तो वो हमें शर्मिंदा कर रही हैं, एम्बैरस कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हें मेरी नेकेड सोल देखनी है, ठीक है, मैं दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। शी टर्न्स हर वल्नरेबिलिटी इनटू वेपन अगेंस्ट द ऑडियंस। टाइटल आपको इसमें याद रखना बहुत जरूरी है, लेडी लेजारस। बाइबल में लेजारस वो आदमी था जिसे जीसस ने बचाया था। लेजारस पैसिव था, वो शुक्रगुजार था, ग्रेटफुल था। लेकिन लेडी लेजारस ग्रेटफुल नहीं है, वो गुस्से में है। वो मरना चाहती थी, पर लेकिन हेड डॉक्टर ने उसे वापस खींच लिया। इसलिए पोयम के एंड में थीम चेंज हो जाता है। अब वो विक्टिम नहीं रहती, वो फोनिक्स बन जाती हैं। आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड एयर एंड आई ईट मेन लाइक एयर। ये प्योर फेमिनिस्ट रेज है। वो उन सभी मर्दों को, गॉड, लूसीफर, डॉक्टर, फादर को वार्न करती हैं कि अब वो वापस आई हैं तो वो उन्हें खत्म कर देंगी। शी कंज्यूम्स द पेट्रियार्की दैट ट्राइड टू कंज्यूम हर। तो दोस्तों, लेडी लिजारस सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं है, ये एक वॉर क्राई है। सिल्विया प्लाथ ने इस पोयम को अक्टूबर 1962 में लिखा था। इसके कुछ महीने बाद फरवरी 1963 में उन्होंने सच में सुसाइड कर लिया। ये जानना इस पोयम को पढ़ते वक्त एक अजीब सी फीलिंग देता है। हम जानते हैं कि नंबर 3 वॉज रियल, लेकिन प्लाथ की जीत इस बात में है कि उन्होंने अपनी मौत को डिफाइन खुद किया। उन्होंने सोसाइटी को ये मौका नहीं दिया कि वो उन्हें बेचारी कहें। उन्होंने कहा अगर मैं मरूंगी तो मैं अपनी शर्तों पर मरूंगी और मैं उसे एक आर्ट बना दूंगी। आज लगभग 60 साल बाद भी जब हम ये लाइंस पढ़ते हैं, आई ईट मेन लाइक एयर, तो हमें प्लाथ की कमजोरी नहीं उनकी ताकत महसूस होती है। और मैंने जब यार ये यूनिवर्सिटी में पर्सनली इस पोयम को स्टडी किया था, डीपली एनालाइज किया था, इसके क्रिटिक्स पढ़े थे, तो पर्सनली मैंने भी वो डिप्रेशन फील किया था। पर लेकिन आपको यार इसको एकदम टेक्स्ट की तरह लेना है और एज अ स्टूडेंट आपको डिप्रेशन फील नहीं करना है। आप इसको एज एन आर्ट की तरह लीजिए। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।
मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।